नमस्कार। संडे स्पेशल में आप सबों का स्वागत है। हर संडे को एक से दो खबरें, ऐसी खबरें आपके लिए रहेगी जो खास है। तो आज हम संडे स्पेशल में बात कर रहे हैं शाह की उस इच्छा की, जिस इच्छा के तहत नीतीश का वो बिहार की राजनीति से एग्जिट चाह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री भी बन ही गए। अब कब तक इस तरीके से, कब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे? एक डेडलाइन तय कर लीजिए कि नीतीश कुमार 1 साल, 2 साल, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने कब तक रहेंगे। एक तारीख तय कर लीजिए और उसके बाद कैसे उनका विदाई हो, इसका मॉड्यूल्स भी हम लोग तय कर लें और फिर सरकार अपने जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। शाह ने पहली बार ये इच्छा सार्वजनिक तौर पर नहीं, मतलब सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने कई मौके पर इस तरीके के संकेत दिए ही हैं, लेकिन हाल के दिनों में, मतलब जस्ट अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर उन्होंने ललन सिंह और संजय झा और बिहार के एक ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया था। कहा जा रहा है कि दिल्ली स्थित उनके मंत्रालय में इन तीनों से उनकी बात हुई, लंबी बातचीत हुई और उस बातचीत में शाह का यही प्रस्ताव था कि कब, कितने दिनों तक आप एक समय तय कर लीजिए कि उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग उनको कैसे उनको हम हटाएं या फिर उनको कैसे विदाई दिया जाए, इस पर हम लोग तय कर लीजिए। अब बहुत हो गया, सरकार हम लोग जो बनना था वो बन चुका है। अब थोड़ा क्लियरिटी हो जानी चाहिए थी। सामने ललन सिंह, संजय झा और एक सीनियर IAS अधिकारी बैठे हुए थे। सब चुप थे, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं, तो कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे थे। तो शाह ने बोला कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए तो सही कि कब तक चाहिए, क्या समय बताइए हमको कि 6 महीना, 1 साल, क्या समय चाहिए। अब ये सरकार अब हमें चाहिए, हमारा इस सरकार का कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो फिर इन तीनों में से एक सज्जन ने शाह को कहा कि जिन तीनों लोगों को आपने बुलाया है वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए इंटाइटल नहीं है, या इस मुद्दे पर कोई हम एश्योरेंस हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हम तीनों उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। लेकिन जो चुनाव हुआ, गठबंधन बनी, इंडिया गठबंधन से नीतीश बाहर हुए, नीतीश जी जब बाहर हुए तो उस फिर सरकार बनी, फिर साथ चुनाव लड़ा गया। इस पूरे बातचीत के दौरान हम लोग कोई मौजूद नहीं थे, 1-to-1 बातचीत हुई थी मोदी जी और नीतीश जी में। इसलिए कैसे एग्जिट हो, कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, हमें लगता है कि हम लोगों से ऊपर की बात है। नीतीश जी और मोदी जी बात कर लें, कब होगा, हम लोग इसमें कहीं कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का अगर विचार व्यक्त किया गया होगा तो शाह कितने असहज होंगे। शाह तो मान बैठे हैं कि हर राज्य का निर्णय हम खुद ले रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हैं, और मेरे इस निर्णय को सामने बैठे लोग सीधे तौर पर खारिज कर दे रहे हैं। उस असहजता, उस वक्त के माहौल को समझा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पैरेलल समझता हो और जिस तरीके की बिसात पूरे देश में वो बिछा रहे हैं, अपने लोगों को जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कहीं न कहीं 2029 उनके निशाने पर है कि 2029 हमें चाहिए। तो 2029 चाहिए, और बिहार जैसे राज्यों पर अगर उनकी पकड़ न हो, झारखंड में कोशिश तो चल ही रही है, 54 सीट का सवाल है। यूपी में मान लीजिए बाबा कुछ ताकत दिखा रहे हैं और बाबा को हिलाने में अगर कोई दिक्कत हुई तो कम से कम 54 सीट वाले को तो अपने तरफ करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके सहारे वो अब आगे की अपनी राजनीति वो साधना चाहते हैं। उस राजनीति में साधने में
कोई इस तरीके से बात रख दे तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो कितने असहज हो गए होंगे कि बात मोदी तक पहुंचेगी। तो नीतीश कुमार को लेकर मोदी का स्टैंड हमेशा शाह के विपरीत रहा है, शाह की इच्छा के विपरीत भी रहा है कि भाई कई मौके पर यही एनडीए में जब अभी 2022 में जब वापसी हुई नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से, जब उससे पहले शाह पूरे बिहार में चीख चीख कर कह रहे थे कि अब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं लेता है, सवाल ही ये पैदा नहीं लेता है कि हम नीतीश कुमार के साथ लें। फिर उस दौर में भी मोदी ने ही नीतीश से बात की, मोदी ही साथ लाए, क्योंकि मोदी को पता था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक महत्व क्या है। इस मामले में शाह से वो ज़्यादा कैलकुलेशन में परफेक्ट है, वो उस राजनीति को वो समझते हैं। शाह सत्ता को समझते हैं कि सत्ता कैसे चलाई जा सकती है, मोदी राजनीति कैसे चलाई जा सकती है उसके एक्सपर्ट है, वो नैरेटिव कौन सी उसे बनानी है उसके वो एक्सपर्ट है। हाँ, सरकार शाह चलाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, जिस तरीके से शाह का ये प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को जो 3 लोगों को जो बुलाया गया था उसने जिस तरीके से खारिज कर दिया, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका प्रभाव बिहार के पर क्या पड़ेगा। क्योंकि ये सीधे तौर पर ये कहना कि हम लोग के डोमेन की बात ये नहीं है, ये तय मोदी जी और नीतीश जी करेंगे। तो इसका मतलब है कि जदयू अपने उस स्टैंड पर मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में अब बिहार में जो शासन और सत्ता चलेगी उस पर इस मीटिंग के बाद का असर देखने वाली बात होगी। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद होगा क्या। वैसे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार को अब बाहर का रास्ता दिखाना थोड़ा मुश्किल तो होगा, थोड़ा ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। क्योंकि जो आप आरोप लगा के या जो आप कह के पब्लिक इमेज बनाकर चाहिएगा कि हम नीतीश को बेदखल कर दें, तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी जिस तरीके की सक्रियता वो दिखा रहे हैं, रोजाना एक न एक कोई बैठक हो ही जा रहा है, रोजाना किसी न किसी प्रोजेक्ट का वो निरीक्षण कर ही ले रहे हैं, कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर आगे बिहार का किस दिशा में ले जाना है उसकी बात आ ही जा रही है। और ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ की बात है तो वो पकड़ आज भी मजबूत है। भले जो सवर्ण ब्यूरोक्रेट्स कुछ हैं बचे हुए, उनको भाजपा बहुत ललायित करता है, बहुत आकर्षित करता है, ये अलग बात। लेकिन आज भी जो पिछड़ों वाली जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नीतीश सहज है, जो इसमें कई जातियों के ब्यूरोक्रेट्स हैं, दलित भी हैं, वहाँ वो सहज है। इसलिए नीतीश कुमार को इतनी आसानी से बेदखल कर दे थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद बिहार की सत्ता पर, सत्ता संचालन पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो संडे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।